सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसका लेबर होता है वो सही से काम नहीं करता है। तो अभी क्या समझे, इंडस्ट्री इंडस्ट्री भी किसी इकोनॉमी का प्राइम मोटिव फोर्स होता है, और वही फोर्स उसके फास्टर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली बार गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि उद्योग लगाया जाए, तो कोई कैसा उद्योग लगेगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, तो यूके में। तो जैसे ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुरू लगा, तो सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाएगी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तभी ना उद्योग चलाएगी। तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, है ना। एगो नहीं आया, सब बाद में करेंगे, उसको पॉलिसीज लिख सकते हैं। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब कब आया और कब से, इसी को कहते हैं फैक्ट्री एक्ट, कंपनी एक्ट, या इंडस्ट्री एक्ट बोल सकते हो, बहुत सारा इसमें टर्म होता है। तो देखो, कम से कम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पढ़ना है 1986 के पहले का। तो एक बार आया क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, है ना। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। फिर आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1969। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया 1973। फिर आया 1977। फिर 1980, है ना। फिर 1985, 86। मतलब इतना इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पढ़ना है। ये तो मेन हो गया 1986 से पहले, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप टू 1986। उसके बाद क्या है, एक पढ़ना है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 में, तो उसके बाद इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुआ, क्या क्या कानून लागू हुआ, है ना, कैसे फेरा फेमा में बदला, तो इस सारी चीज को समझना है ना। तो एक एक करके पहले, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। ऐसे तो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं। और यह चैप्टर मतलब जितना भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है वो सब रटना है और कुछ नहीं करना है। चलो तो शुरू करते हैं। एगो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 क्या होता है। तो यह क्या हुआ, सबसे पहले अनाउंस्ड किया गया था 8 अप्रैल 1948। जब पहली बार फर्स्ट टाइम था कि गवर्नमेंट डिसाइड की कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में कुछ नियम कानून बनना चाहिए, तो इसी को इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा गया, है ना। और यह लगातार 1991 मतलब 1990 तक चलते रहा। उसका 1991 में कितना आ गया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसी बार कहा गया कि इंडिया कैसा इकोनॉमी होना चाहिए, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी होना चाहिए। इस पॉलिसी में क्या था हाईलाइट, मतलब ये आपको हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का जो आया है रिजोल्यूशन, उसका हाईलाइट बता रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया होना चाहिए, है ना। और कुछ इंडस्ट्री को, जैसे जितना भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री,
को सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कैसा कैसा इंडस्ट्री, कोयला, पावर, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके बाद रेलवे, सिविल एविएशन, सिविल एविएशन मतलब उड्डयन, आर्म्स, हथियार बनाने वाला, एंड आर्म्स एंड ना एम्यूनेशन होता है। फिर आप बोल सकते हो डिफेंस। ये सब चीज कहाँ है, सेंट्रल लिस्ट में चला गया। इस सब पर पावर किसका रहेगा, सेंट्रल का। कुछ भी नियम कानून जो भी बनाना है सेंट्रल, है ना। कुछ को, हाँ, केंद्र सरकार के अंतर्गत, जैसे एक होता है राज्य सरकार, जैसे बिहार राज्य मुख्यमंत्री होंगे, है ना, जैसे नीतीश कुमार है, तो मुख्यमंत्री के अंतर्गत अगर कोई चीज इंडस्ट्री पर किसी चीज, स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम बनाने के लिए मतलब कि बना सकता है, तो उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। जिस इंडस्ट्री को सेंट्रल के अंतर्गत चलाया जाता है वह सेंट्रल लिस्ट में रखा जाता है। जैसे रेलवे, रेलवे तो पहली बार इसी रिजोल्यूशन में बताया गया कि इस देश में प्राइवेट, देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, मिक्स्ड होनी चाहिए। मतलब यहाँ इंडस्ट मतलब प्राइवेट सरकारी सब हो रहनी चाहिए, दोनों। और दूसरी बात कहा गया कि कुछ मतलब कि सब पॉइंट है कि अभी बताए थे ना पहले से, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट होता है ना। तो कुछ ना कुछ उस समय तक प्राइवेट इंडस्ट्री था, जैसे टाटा कंपनी पहले से है, 1907 में खुला हुआ था, तो तब से चल रहा है। तो सिर्फ सरकारी कर देता, गवर्नमेंट इंडस्ट्री ही खोलना है तो टाटा को बंद करना पड़ता। तो उसी समय कहा गया कि देश तब आजाद हुआ है, संविधान बन रहा है, तो उद्योग के लिए भी नीति बनना चाहिए। और उसमें कहा गया कि भारत को कैसा अर्थव्यवस्था रखना चाहिए, मिक्स्ड वाला, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी होना चाहिए। और उसमें एक और बात कहा गया कि जो महत्वपूर्ण उद्योग है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, उसको केंद्र सरकार के अंतर्गत रख दिया जाए, है ना। हाँ, प्राइवेट तो केंद्र सरकार क्या करेगी, प्राइवेट को केंद्र सरकार थोड़े चलाती है। प्राइवेट प्राइवेट होता है, सरकारी उद्योग की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ, भले इस टाइप का कोयला से संबंधित कोई प्राइवेट उद्योग है तो उसको, अगर उससे संबंधित कोई भी विवाद होगा तो राज्य सरकार ना देखेगी, उसको केंद्र सरकार देखेगी। मान लो कि रेलवे को कोई प्राइवेट कंपनी खरीद लेता है, मान लो, तो फिर भी उससे संबंधित कुछ भी मुद्दा होगा तो वो राज्य सरकार उस पर कुछ निर्णय नहीं लेगी, उसके लिए केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी, करना प्राइवेट करना है कि नहीं। कुछ इंडस्ट्री को स्टेट लिस्ट में रखा गया, जैसे स्टेट लिस्ट में कौन सी इंडस्ट्री रखा गया, जैसे पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग। दूसरा बोल सकते हैं मेडिसिन, दवा उद्योग, कपड़ा वाला, टेक्सटाइल्स, साइकिल, उस समय साइकिल चलता था, तो जैसे साइकिल रिक्शा जो है, जितने टू व्हीलर चलते थे, इस सबको स्टेट के अंतर्गत दे दिया गया कि इस सब को स्टेट संभाले, राज्य सरकार। और भी जो इंडस्ट्री बचा तो उसको नहीं बताया गया कि स्टेट में रहेगा कि सेंट्रल में रहेगा, वो सब कुछ भी। और ये भी कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहा गया,
अब जो रेस्ट इंडस्ट्री बचा होगा, जो बाकी इंडस्ट्री जो भी बचा, उस इंडस्ट्री में, है ना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसका प्रोविजन बताया गया। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको लाइसेंस लेना होगा। क्या लेना होगा? लाइसेंस। बहुत जरूरी है, कंपलसरी लाइसेंस। क्या है, चलो इधर लिख देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। और एक और बात कहा गया इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत कि 10 साल के बाद इस पॉलिसी का रिव्यू किया जाएगा, है ना। कितना, कि इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं, बदलाव किया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या किया गया कि 1948 में इस पॉलिसी को लाया गया, 10 साल के बाद रिव्यू होगा, लेकिन फिर 10 साल ना करके, मतलब कि 8 ही साल के बाद एगो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गया। कितना? 1956 वाला। इसको लिख लिया? अभी शुरू किए हैं। एक मिनट। देखो, इंडस्ट्री के बारे में बताया। इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी का प्राइम मोटिव फोर्स होता है, फास्टर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और चैप्टर हम शुरू किया, नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री। सरकार पहली बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लगाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कितना आया 1988 तक? 86 से पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 को 1948 वाला पढ़ा दिए। अब 1956 पढ़ाएंगे। तो 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था? और एक वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का आया था। अब 1948 वाला में 8 अप्रैल 1948 को उसको, मतलब कि उसका घोषणा किया गया, अनाउंसमेंट किया गया। उसी समय बताया गया कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री को सेंट्रल लिस्ट में रखना है, कोयला, पावर, रेलवे, सिविल एविएशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड डिफेंस इंडस्ट्री। स्टेट लिस्ट को छोड़ दिया गया, जो छोटा मोटा होता था, पेपर इंडस्ट्री, मेडिसिन, टेक्सटाइल, साइकिल, रिक्शा, टू व्हीलर, ईटीसी को। और जो बाकी इंडस्ट्री बचा उसको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकता है, उसके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। और 10 साल के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिव्यू किया जाएगा। इतना ही बताएं। क्लियर हुआ सबको? चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। लाइन तो है नहीं, फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं जब तक मेरा लैपटॉप चार्ज है तब तक। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट एक प्रकार से 1948 का जो एक्ट था उसी को इनकरेज करने की बात की। मतलब उसी का नया तरीका से, नया प्लान वे में कुछ कुछ अपना सिस्टम लाया। तो जनरली 1956 में क्या था, पहला, मतलब इंडस्ट्री को रिजर्व कर दिया गया। रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो रिजर्वेशन क्या किया गया, इंडस्ट्री को शेड्यूल किया गया, टाइप ए, टाइप बी, ऐसे इंडस्ट्री को टाइप सी डिवाइड कर दिया गया। तो रिजर्वेशन किसके लिए, मतलब एक प्रकार से इसमें कहा गया कि टाइप ए, मतलब शेड्यूल ए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी बना दिया गया। ए में क्या क्या रखा गया,
मैंने शेड्यूल ए में 17 को इंडस्ट्री रखा गया उस समय। कितना? 17 को। मतलब इस पर इस 17 मतलब इंडस्ट्री पर किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का मोनोपोली चलेगा। सेंट्रल का क्या? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब समझते हो? एकाधिकार, मतलब मालिक कौन हो गया उसका? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल ए का मालिक, जो भी करना पड़ेगा। मतलब जनरली इसी के अंतर्गत जितना भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता था, सी पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग सब आता था। बात समझ रहे? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो 1991 तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मात्र 254 को एस्टेब्लिश किया गया था। और जनरली 1900, ये पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जनरली जो कोई प्राइवेट भी कोई इंडस्ट्री है तो 1960 से 80 के बीच में वो सबका क्या कर दिया जाता था, कंपनी सबको नेशनलाइजेशन का दौर बना रहता था। अगर कोई इंडस्ट्री बहुत चल गया देखा तो सरकार उसको क्या कर देती थी? नेशनलाइज कर देती थी। राष्ट्रीयकृत का सरकारी उद्योग बना देती थी। जैसे बैंक को नेशनलाइज कर दी, बहुत सारा बैंक को एक बार में, 14 को एक बार में, 6 को, ऐसे करके। और जो अब बी में कितना इंडस्ट्री था? शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री था। तो उस पर किसका मोनोपोली चलेगा? स्टेट गवर्नमेंट का, है ना? तो जितना भी स्टेट इंडस्ट्री था उस पर जितना भी एक्सपेंस किया जाता था, वो सारा एक्सपेंस क्या है कि जनरली प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर होता है उससे ज्यादा होता था। तो इसमें समस्या था कि जितने बार ना तो स्टेट गवर्नमेंट का मोनोपोली चलता था, ना ही उसमें प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोली चलता था। शेड्यूल सी में यहाँ पर कंप्लीट मोनोपोली नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग स्टेट गवर्नमेंट लिख दिए तो मोनोपोली मत समझना। ना ही यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का मोनोपोली चलता था, ना ही प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोली चलता था। इतना बात क्लियर रखना बस। शेड्यूल 6 में कैसा इंडस्ट्री आता था? जो भी ए और बी में बच गया वो सब शेड्यूल 6 के अंतर्गत रखा जाता था। तो इसमें जनरली ज्यादातर प्राइवेट इंटरप्राइज आता था। लेकिन इनको भी कंट्रोल करने के लिए एक था इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन, आईडीआर। ये सब नियम कानून है। देखो जो सरकारी पीएसयू होता था, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, वो तो जनरली सारा डेवलप हुआ, लेकिन स्टेट वाला को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया धीरे 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 करके। जानते हो एक टर्म हम कई बार बताए हैं अलग से, कि जितने भी सरकारी उद्योग था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया।
आधुनिक भारत का मंदिर सरकारी उद्योग को कहा गया था, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। तो पहला, इंडस्ट्री को क्या कर दिए? रिजर्व कर दिए। 1980-89 तक इंडस्ट्री इतना जीडीपी होता था, उसका आधा इंडस्ट्री क्षेत्र में, मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाता था। तो एक पॉइंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में रिजर्व कर दिया गया इंडस्ट्री को। शेड्यूल ए में 17 गो, शेड्यूल बी में 12 गो, रेस्ट इतना प्राइवेट सेक्टर चाहे कुछ भी बचा आईडीआर के अंतर्गत, उसको शेड्यूल सी में रख दिया गया। दूसरा क्या किया गया? मतलब प्रोविजन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंसिंग का प्रोविजन क्या होता है? तो जितना भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, मतलब आजाद भारत का जो भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, वो सब क्या है? एक टर्म आता है जैसे शेड्यूल बी और शेड्यूल सी का जो भी इंडस्ट्री है, यह किसके लिए? सी और जनरली बी शेड्यूल और सी शेड्यूल के इंडस्ट्री के लिए रखा गया है ना। मतलब सी शेड्यूल का तो जो इंडस्ट्री है उसके लिए प्रोविजन बना ही दिया गया कि लाइसेंस कोटा परमिट रहेगा। क्या चीज? लाइसेंस राज इसी को बोलते हैं, लाइसेंस कोटा परमिट, या लाइसेंस राज बोलते हैं। कि बिना लाइसेंस लेने में तो हालत खराब हो जाए किसी इंडस्ट्री को, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री कोई है तो उस समय एक एक साइन करवाने के लिए एकदम दौड़ते रहो कंपनी में। आज ना इंडस्ट्री खोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी देख रहे हो गवर्नमेंट 10 लाख रुपए का, बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 1 तारीख से एक योजना शुरू कर रही है, जिसमें आप 10 लाख रुपया लोन ले सकते हो। अगर औरत के नाम, महिला के नाम पर लेते हो तो जनरली क्या होगा, उसका लोन को चुकाना नहीं, आधा माफ हो जाएगा और आधा पर ब्याज नहीं लगेगा। 1 तारीख से अप्लाई होने वाला है। किसी का पहले से कोई इंडस्ट्री टाइप का है या किसी को खोलना है तो अपना अप्लाई कर सकता है, 10 लाख रुपए का फट से लोन मिल जाएगा। तीसरा था 1956 के अंतर्गत एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मतलब जितना सरकारी उद्योग है उसको क्या किया जाए, धीरे धीरे फैलाया जाए। मतलब एक प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, औद्योगिकरण की नीति अपनाया जाए। गवर्नमेंट क्या करे, अपना जितना भी हेवी इंडस्ट्री हो, भारी उद्योग, उसको नया नया भारी उद्योग बनाया जाए। इसी के बाद ना गेल भेल ये सब बना, सेल, इतना ना लोहा वाला जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इंडस्ट्री लाया गया, लगाया गया 1956 वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद। जब पंचवर्षीय योजना पढ़ते हो तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आधारित है, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय जो पीसी महालनोबिस के द्वारा डिजाइन किया गया, उसमें औद्योगिकरण पर, उद्योग खोलने पर फोकस किया गया था। चौथा इसी में क्या हुआ 1956 में, रीजनल डिस्पैरिटी होनी चाहिए। रीजनल डिस्पैरिटी कहने का क्या सेंस होता है कि एक प्रकार से जनरली फिक्स कर दो क्षेत्र बाई कि इसमें कौन सा सेक्टर क्षेत्र जो है बैकवर्ड है। मतलब जनरली इंडस्ट्री के अंतर्गत कौन सा इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में है तो उसको डिवाइड करो।
मतलब मतलब एक प्रकार से किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है ना, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाया जाए जहां पर अंडर डेवलप्ड रीजन हो, है ना। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन जो भी हो देश का, उसी के क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाया जाना चाहिए। फिर कहा गया कि छोटा जो जितना छोटा छोटा स्मॉल इंडस्ट्री है, जैसे खादी और विलेज इंडस्ट्री, उसका भी थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। जैसे क्या चीज, खादी एंड जो ग्रामीण कुटीर इंडस्ट्री होता है, ग्रामीण, ये सब का ही फैलाव, मतलब ये सब का विस्तार होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को रिसोर्स कहाँ से मिलता है ना। एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रायोरिटी देना है। इतना बात, है ना, क्लियर हुआ। ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो एक्ट है 1956, उसके अंतर्गत ये सारी बात की गई। कहा गया है, माना जाता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 में क्या हो गया कि पहला रिजर्व कर दिया गया इंडस्ट्री को 3 टाइप में, शेड्यूल ए, बी और सी। ए में 17 गो इंडस्ट्री, बी में 12 गो। तो इसमें सेंट्रल का मोनोपोली चलता था, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर दिया गया। बाद में 90 उस समय के बाद क्या होता था कि डर रहता था कि कोई भी इंडस्ट्री लगता है तो उसमें सरकारी न बना दिया जाए उसको। स्टेट बाजू पर शेड्यूल बी में आता था 12 इंडस्ट्री, उस पर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था। लेकिन स्टेट का ना ही उसमें प्राइवेट गवर्नमेंट, किसी दोनों का मोनोपोली नहीं था। शेड्यूल सी में क्या आता था, प्राइवेट इंटरप्राइज आता था, जिसको इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत रखा जाता था। सरकारी उद्योग जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। दूसरा 1956 आईपी 1956 के अंदर क्या हो गया, लाइसेंस का सिस्टम लाया गया। शेड्यूल बी और सी को लाइसेंस का जरूरत होता था। अगर इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो लाइसेंस, कोटा, परमिट लागू कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जितना भी बड़ा बड़ा उद्योग था, हेवी इंडस्ट्री, उसका फैलाव करना है। जो रीजनल डिस्पैरिटी करने का मतलब कि इंडस्ट्री को उस क्षेत्र में लगाना है जहाँ बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन हो। और फिर स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, न छोटा खादी और ग्रामीण उद्योग, उस सबको थोड़ा सा इम्फेसिस करना है, मतलब उसका विस्तार होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रायोरिटी देना है। ये सब आपका रहा 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। कितना क्लियर है? क्लियर है तो हम नेक्स्ट लिख लिए सब लोग, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अब देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1969 है, या इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, है नहीं था, ये स्टेटमेंट था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1969।
तो ये भी कुछ नहीं था। जैसे 1959 में जो शुरू, मतलब कहा जाता है कि 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू शुरू किया गया था, उसी का थोड़ा सा नया टाइप का एक न्यू कॉर्नर आ गया। नया नया कॉर्नर है, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया। पर्पस वही है, सब कुछ वही है। तो इसमें क्या क्या किया गया उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। कुछ इसमें कानून भी लाया गया, लेकिन फाइनली क्या था कि मतलब कि रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना है, मतलब डेवलपमेंट के लिए। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस और डेवलपमेंट ऑफ ऑल। प्रायोरिटी दिया जाएगा रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये सब बात है। फिर प्राइस कंट्रोल करना है, गुड्स एंड, किसके द्वारा? इंडस्ट्री का लाइसेंस लगा के। अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री है तो प्राइस अपना कॉस्ट बढ़ा सकता है किसी भी चीज का, तो प्राइस कंट्रोल करना है। लाइसेंस इंडस्ट्री जितना है उसका प्राइस कंट्रोल करना है। फिर क्या करना है? चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग अमीर हो जाए, मतलब कि एक ही जगह सारा पैसा रहे, ये भी सही नहीं है। इकोनॉमिक पावर, जितना भी आर्थिक शक्ति है उसके कंसंट्रेशन को चेक करते रहना है। चैनलाइजिंग इन्वेस्टमेंट इनटू डिजायर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब कि एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट को भी जरूरत के डायरेक्शन के अनुसार ही, इन्वेस्टमेंट भी एक डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। कुछ कुछ एक्ट कानून भी लाया गया था, एमआरटीपी एक्ट, इसको लिख लो तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। देखो, इसको लिख लिया।
नहीं लिखा? बोलो जल्दी। लिख लिए तो चलो, बताना चाहिए। देखो अब यहाँ पर क्या बात था, ये जो 1969 वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया, इसमें क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल हाउस होता था, इंडस्ट्रियल हाउस करने का मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री वाला जो घराना है, जैसे रिलायंस हुआ अभी, उस समय टाटा बिरला, ये सब जो भी थे, तो जनरली वो लोग नया नया इंडस्ट्री खोले, मतलब कि उनका घराना के लोग नया नया इंडस्ट्री खोलने पर थोड़ा सा ध्यान दिए, मतलब कि उनको जो भी सामान होता था, जैसे रिसोर्स है इंडस्ट्री के लिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल है, रॉ मटेरियल होना चाहिए, फिर आपके पास मतलब कि लेबर होना चाहिए, फिर आपके पास अगर बन जाता है तो उसको बेचने के लिए मार्केट होना चाहिए, वहां तक ले जाने के लिए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और इस सारे इंडस्ट्री पर क्या होना चाहिए? रूल एंड रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, ये सारी बात है। तो रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो ये रेगुलेशन आने से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री वाले सेक्टर है, मतलब उनको थोड़ा सा, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री कोई खोल रहा है तो उनको सा लाइसेंस मिलना थोड़ा सा आसान होने शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ, मतलब जो पहले से बड़ा उद्योगपति है वो छोटा सा इंडस्ट्री अपना लगा सकता है और ज्यादा। अब 1969 वाला में एक और काम किया गया, एक एक्ट लाया गया, MRTP। इसको लिख लो, फुल फॉर्म मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसको पास किया गया 1969 के अंतर्गत, MRTP। तो इसमें क्या होता था, देखो मतलब छोटा सा जो कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी ट्रेड कर रहा है, कोई फार्म मान लो कि कोई छोटा इंडस्ट्री लगाया, अपना व्यापार कर रहा है, तो उसके पास इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, और अपना व्यापार करके किस चीज पर मोनोपोली रख रहा है, इस सब पर कुछ ना कुछ अपना रेगुलेशन आते रहेगा, उस सब पर गवर्नमेंट अपना रिव्यू करते रहेगी। मतलब इसमें क्या किया गया कि मान लो कोई 25 करोड़ या उससे ज्यादा का अपना एसेट लगाता है, और या उससे 25 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसको परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। किसके लिए? उस इंडस्ट्री को फैलाने के लिए, या तुम बोल सकते हो कि और ज्यादा, मतलब कि और ज्यादा फैलाने के लिए या ब्रांच खोलने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो यह 25 करोड़ से ज्यादा वाला जो भी कंपनी आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, तो उसको कहा जाएगा MRTP कंपनीज।
समझ में आया? अगर 25 करोड़ से यही था एमआरटीपी एक्ट। अब देखो एमआरटीपी ये कंपनी 25 करोड़ से ज्यादा, लेकिन वही 50 करोड़ इसका अपर लिमिट रखा गया। और इससे भी ज्यादा अगर होता था उसको 50 करोड़ से ज्यादा का उस समय इंडस्ट्री होता था उसको नेशनलाइज कर दिया जाता था, क्योंकि नेशनलाइजेशन का भी डर रखता था। और यह 50 करोड़ अपर लिमिट 1980 तक रहा था, और फिर 1980 में अपर लिमिट को रिवाइज, देखो 1980 तक 1980 तक 50 करोड़ रहा, लेकिन वही 1980 रिवाइज कर दिया गया 1980 में, और 1985 में तक जनरली अपर लिमिट को कितना कर दिया गया, 100 करोड़। इतना क्लियर है? मतलब अगर एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी आता है उनमें कोई विवाद होता है या कुछ भी समस्या होती है, तो गवर्नमेंट एक संस्था सेटअप की, एमआरटीपी कमीशन। तो एमआरटीपी के अंतर्गत समझ में आया कि 1960 मतलब 69 वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत एक एक्ट लागू किया गया, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब गवर्नमेंट। गुड मॉर्निंग सर। सर हम सोए रह गए थे 5 बजे सर। नहीं सर। सर कहाँ तक सर? ठीक है सर। यस सर। ओके सर। ठीक है देखो उधर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत 1973 के अंतर्गत क्या है कि क्या बढ़ा रहे थे, टेंशन हो गया। तो एमआरटीपी कमीशन का स्टेब्लिश कर दिया गया कितना 1969 के अंतर्गत, कितना लिख लिए? तो वही बता रहे थे कि 1969 में क्या था, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आया। 25 करोड़ का और मोर का अगर इंडस्ट्री है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। उसका अपर लिमिट रख दिया गया 50 करोड़ 1980 तक था, फिर 1985 तक 100 करोड़ रहा, है ना। एमआरटीपी कंपनी उसको कहा गया, और बाद में उनसे संबंधित जो भी विवाद होगा उसके लिए एमआरटीपी कमीशन लाया गया, स्टेब्लिश कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा। यह 1969 के
इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत आता था। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973 क्या है? मतलब एक प्रकार का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973। मतलब एक नया टाइप का फार्म का नया कैटेगरी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या क्या है उसके बारे में लिखो। इसमें एक टर्म आया, कोर इंडस्ट्री, है ना? तो कोर इंडस्ट्री में क्या था? कोर इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होता है जो फंडामेंटल, मतलब जिसका फंडामेंटली बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे क्या क्या आता था इसके अंतर्गत, कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत? आयरन एंड स्टील। क्या लिखते हैं, है ना? आयरन एंड स्टील आया। फिर तुम इसमें जनरली सीमेंट आता था, ये आता भी है अभी भी। कोयला, क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे इंडस्ट्री है ना, जो बेसिक इंपोर्टेंस है इसका, मतलब कि बोल सकते हैं कि बेसिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी उसको बोल सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 को कोर इंडस्ट्री लगाया गया। मतलब आज अभी प्रेजेंट में कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत 8 को आता है, लेकिन उस समय कितना था? 6 कोर इंडस्ट्री। और कोर इंडस्ट्री को क्या किया गया, जितने भी कोर इंडस्ट्री है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा गया। मतलब वो सब, और कुछ कुछ नया इंडस्ट्री को जनरली रिजर्व, मतलब कि महत्वपूर्ण जितने इंडस्ट्री है उसको रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया। और कुछ इंपोर्टेंट ज्वाइंट सेक्टर वेंचर लाया गया। क्या लाया गया? जो, देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973 में क्या हुआ, कोर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया गया। उसमें 6 को कोर इंडस्ट्री लगाया गया, जो जिस पर जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता था। ये सब फंडामेंटल मूलभूत उद्योग था। दूसरा, ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत ज्वाइंट सेक्टर डेवलप किया गया, किसके द्वारा? पार्टनरशिप ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, मतलब कि एक प्रकार से सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट। इसमें होता था जो, 1 मिनट बढ़ाते हैं। ज्वाइंट सेक्टर में क्या था? पार्टनरशिप रखा गया। किसका? सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट।
और इसी समय क्या हो गया कि धीरे-धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कमने लगा। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज क्या था वो सब क्रैश करने लगा, नुकसान आने लगा। तो एक रूल लाया गया 1973 में। 1973 में ही एक एक्ट लाया था फेरा। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। है ना? ये पास किया गया। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि एक्सपर्ट इस जो फेरा कानून को क्या बोलते थे कि ड्राकोन, है ना? ड्राकोनियन एक्ट है, जो आधुनिक इंडस्ट्री है उसको हैम्पर करेगा या मॉडर्नाइजेशन को, आधुनिकरण को रोक देगा। ये क्या था? ड्राकोनियन एक्ट है एक प्रकार का। इसका विचारधारा था एक्सपर्ट का। मतलब मल्टीनेशनल जितना भी कंपनी था उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब एक प्रकार से लिमिटेड परमिशन दिया गया, थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना बात समझ में आया? आज रहने देते हैं, इतना ही समझ में आया तुम लोग को? पढ़ो तब तक पीछे वाला रिवीजन कर। क्या चीज? मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, क्या करें? लैपटॉप पे चार्ज नहीं है, लाइनर नहीं है। ठीक है, रहने देते हैं आज इतना है।